हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, जिसके अंतर्गत आज हम पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है? इसके अंतर्गत हम कुछ तत्वों को देखते हैं जो तथ्य मनोविज्ञान के माध्यम से बच्चों को सिखाने के काम में आता है, उसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं अर्थात पेडागोजी कहा जाता है। मुख्यतः देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। अगर हम किसी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, उसके व्यवहार को अच्छे तरीके से जानना होता है। यदि हम बच्चे के व्यवहार को अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो हम एक मनोवैज्ञानिक परिदृश्य से एक शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान हम देखेंगे, इसके अंतर्गत एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो क्या होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी वह विज्ञान है जो बच्चों को शिक्षा देने के काम में आती है, अर्थात ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से हम बच्चों को ज्ञान देते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम बच्चों के नए व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, अर्थात बच्चों के नए नए व्यवहारों को हम ध्यान में रखते हैं। जब हम बच्चों के नए नए व्यवहार को ध्यान में रखेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करेंगे, तब हमको ये समझ आएगा कि वो बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। उसके अंतर्गत हम देखते हैं पाठ्यक्रम क्या क्या अर्थ होता है। ठीक, पाठ्यक्रम का अर्थ जानने के लिए मीनिंग ऑफ कैरिकुलम, कुछ शब्दों में इसकी परिभाषाओं को समझ लेते हैं कि पाठ्यक्रम का जो अर्थ है वो क्या है। चलिए देखते हैं। पाठ्यक्रम में सभी अधिगम अनुभव शामिल होते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आपके जीवन के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण पॉइंट है, जो आप इसके माध्यम से किसी परीक्षा को हल करते हैं, अर्थात बच्चे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके ज्ञान को बांट सकते हैं। पाठ्यक्रम में सभी अधिगम अनुभव शामिल होते हैं जो कि एक विद्यालय द्वारा नियोजित किए जाते हैं और बच्चे उन्हें विद्यालयों की चार दीवारों से बाहर भी अर्जित करते हैं, जैसे गृह यानी घर हो गया, घर का कार टूर आदि। अगर हम देखें तो बच्चे के रूप में अगर इस चीज़ को समझें तो बच्चे क्लास स्पोर्ट यानी कि स्कूल में खेल के सीख सकते हैं। ठीक, नंबर 2, बच्चे क्लासरूम में स्टडी करके सीख सकते हैं। बच्चे अदर प्लेस में खेल के भी सीख सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, अर्थात बच्चे को सीखना और सिखाना है। सिखाने का माध्यम हमारा खुद का है, बच्चे सीखते अपने विवेक से हैं। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि बच्चा किस उद्देश्य से सीखेगा। यदि वो किसी उद्देश्य से सीख रहा है, वो क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसके लिए किस प्रकार की नीतियों को अपनाया जा सकता है, वही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। उसके बाद देख लेते हैं हम पाठ्यक्रम के कुछ तत्व निर्धारित होते हैं, उन तत्वों का अध्ययन करते हैं। मुख्यतः पाठ्यक्रम के 2 तत्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है शिक्षा शैक्षिक पक्ष होता है, दूसरा शैक्षिक पक्ष होता है। इसके अंतर्गत भी हम शैक्षिक पक्ष यानी कि बच्चों को क्लासरूम में स्टडी करा सकते हैं। शैक्षिक पक्ष क्या होता है? स्पोर्ट के माध्यम से, अदर कैरिकुलम के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक, जब हम बच्चे को किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं और बच्चा सीखने का उद्देश्य को भावी प्रक्रियाओं के द्वारा अपने जीवन में लागू करता है, तो हम इसको शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व मान सकते हैं। तो मुख्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो क्या है। तो एक है शैक्षिक पक्ष, दूसरा है शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत हम विद्यालय के अंदर पढ़ाई जाने वाली स्टडी मटेरियल को छोड़ के बच्चा अन्य प्रकार से जो सीखता है उसको शामिल करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं व्यक्तित्व का शैक्षिक पक्ष। ठीक, व्यक्तित्व का जो शैक्षिक पक्ष होता है उसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। किताबों यानी पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु जो होती है उससे बच्चा सीख सकता है। हम जो भी चीज़ें यहाँ देख रहे हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत देख रहे हैं, ताकि हम किसी भी चीज़ को निगलेक्ट अपने जीवन से ना कर सकें। दूसरी चीज़ क्या है? विषय वस्तु को पढ़ाने की या सीखने की शिक्षण विधियाँ होती हैं।
अब विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की या सिखाने की जो भी विधियां होती हैं उसे शिक्षण विधियों के नाम से जाना जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री, पढ़ाते वक्त हम किस किस सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उसे हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, जिसे टीचिंग एड्स के नाम से जाना जाता है। शैक्षिक पक्ष का आकलन करना व मूल्यांकन करना तथा रचनात्मक और योगात्मक योग्यताओं को चयनित करना और उसके पक्ष का विस्तार पूर्वक समाकलन करके अध्ययन करना और मूल्यांकन करना, ये व्यक्तित्व का शैक्षिक पक्ष कहलाता है। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि बच्चे को हम विद्यालय के अंदर सिखाने का प्रयास करेंगे तो किताबों के अंदर दी गई विषय वस्तु को पढ़ने हुए उसको सीखने की शिक्षण विधियां हैं, किस मेथड से सिखा रहे हैं। शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही शैक्षिक पक्ष का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए एक बेसिक परीक्षाएं भी ले लेते हैं। ठीक, मुख्यतः अगर हम देखें तो बच्चों को यदि ज्योग्राफी पढ़ानी है तो ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए हमको कुछ शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे हमको ज्योग्राफी में पढ़ाना है बच्चों को मानचित्र, तो मानचित्र को या तो हम बोर्ड पे भारत का नक्शा बना के भी पढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम एटलस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री के रूप से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरा पक्ष इसके अंदर है व्यक्तित्व का शैक्षिक पक्ष। क्या होता है शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत? देखते हैं, इस पक्ष के विकास के लिए किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए खेलकूद हो गया, संगीत हो गया, नाटक हो गया। जब भी हम किसी बच्चे को कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, विद्यालय से हटकर या क्लास से हटकर, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हटकर अगर कुछ सिखाते हैं तो वो हमको शैक्षिक पक्ष कहलाता है। अब बच्चा खेल में भी सीखता है। मान लीजिए कोई क्रिकेट ग्राउंड में गया, क्रिकेट ग्राउंड में हम पढ़ के भी सीख सकते थे कि कितने ग्राम की गेंद हो सकती है, कितने फीट का बल्ला होता है, पिच की लंबाई कितनी होती है। लेकिन जब वो बच्चा खेलना प्रारंभ कर देता है तो डेफिनेटली वो सही तरीके से सीख जाता है कि किस चीज़ में किस चीज़ की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ें संगीत के माध्यम से वो सीख सकता है और नाटक के माध्यम से सीख सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो शैक्षिक पक्ष होते हैं उसके अंतर्गत बच्चा विद्यालय से हटकर, पुस्तकों से हटकर कुछ भी सीख सकता है। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में यह दोनों भाग एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थात अगर हम बात करें किसी चीज़ की कि एक स्थान पे किसी दूसरे स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, तो अर्थात निश्चित तौर पे किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में हम डीजल पेट्रोल डालते हैं, लेकिन डालने के लिए हमको तेल की आवश्यकता होती है। उसी तेल को हम जनरली देखते हैं तो पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल डालेंगे, डीजल गाड़ी है तो डीजल डालेंगे। यदि इन दोनों की सिमिलरिटी हमको नहीं मिलती है तो मट्टी का तेल डाल के उसमें गाड़ी को चला सकते हैं, क्योंकि इक्वली हमको एक स्थान पे दूसरे चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम ये दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, हम देखते हैं कि सीखने के लिए हमको पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो भी होता है वो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए होता है। उस सर्वांगीण विकास करने के लिए हमारे पास जो एम होते हैं, जो कैरिकुलम के डेवलपमेंट करने के लिए ऑलराउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर्सनालिटी होती है, उसके अंदर हम जो भी शामिल कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, हम स्वतंत्रता पूर्वक उसको शामिल कर सकते हैं। तो अर्थात हम सिंपल रूप से ये कह सकते हैं कि आज हमने शिक्षा के जो पाठ्यक्रम का अर्थ पढ़ा है, कैरिकुलम, उसमें हम शिक्षा शास्त्र के ऐसे क्षेत्र को देखते हैं जिसमें हम बच्चों को सिखाने का कार्य करते हैं। जब हम बच्चों को सिखाने का कार्य करेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही करेंगे। अर्थात इसे रिवीजन करने का हम मेथड सीखें तो शिक्षा शास्त्र क्या है? बच्चों को सिखाना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है? वह ज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने के काम में आती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। उसके बाद उसके व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं, बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं, चाहे वो स्कूल के रूप में हो, क्लास स्टडी के रूप में हो या फिर खेल के माध्यम से, अर्थात सिंपल तरीके से हम ये देखेंगे कि बच्चे के विकास को हम देख परिवर्तन कर लेंगे, तो ये कैरिकुलम कहलाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।